हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस समय हम आपका बिहार स्पेशल लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम बिहार भूगोल पहले आपका पढ़ रहे हैं। तो बिहार भूगोल का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये है बिहार में जो भी आपदा आती है या उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, उन चीज़ों को हम देखेंगे। और इसके बाद हम बिहार इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, जिसमें आपका कृषि हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और बजट भी उसी में हम लेकर आएंगे। और बिहार के भूगोल में हमने आपका 2021 की वन रिपोर्ट भी लेकर आए थे, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। और वैसे भी PDF आपके नहीं डाल पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि क्लास बाय क्लास हम आपकी PDF जल्दी से डाल दें टेलीग्राम पे। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने पिछली सारी क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर एक बार देख लीजिए कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है और कोई फालतू चीज़ें नहीं बताई गई हैं। जहाँ भी एग्जाम में पूछी जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हैं। और चैप्टर खत्म करने के बाद हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम यहाँ पर बात करते हैं बिहार में जो आपदा प्रबंधन है, आपदाएं कौन कौन सी आती हैं। देखिए, बिहार क्या है, एक मैदानी राज्य है, तो ज़्यादा आपदाएं कुछ आती नहीं है। जो मुख्य आपदा हम मान सकते हैं वो बाढ़ ही मान सकते हैं, बाढ़ और सूखा, यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, बिहार क्या है आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं बिहार क्या है आपका। एक सेकेंड, बिहार आपका एक मैदानी राज्य है, ठीक है। बिहार क्या है आपका, एक मैदानी राज्य है। मैदानी राज्य आपका बिहार है। सारी चीज़ें आप नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। PDF से अच्छा है कि आप नोट करें। मैदानी राज्य है, इसलिए जो मुख्य आपदा यहाँ की हम मान सकते हैं तो ये बाढ़ ही मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैदानों में ज़्यादातर बाढ़ ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें तो हैं जो थोड़ी बहुत आती हैं, थोड़े बहुत झटके आते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि बिहार एक मैदानी राज्य है, इसलिए यहाँ की मुख्य आपदा जो है वो बाढ़ ही है, इसको देखिएगा। और इसके अतिरिक्त भी चीज़ें आती हैं, जो सूखा है, भूकंप है, लू है, चक्रवात है, ये सारी आपदाएं हैं। ये भी भूकंप और चक्रवात तो बहुत ही कम, ठीक है, और लू और सूखा ये सारी चीज़ें हैं। तो बस कुछ मुख्य आपदा ये भी हैं, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बाढ़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम बाढ़ के बारे में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, जिसमें से 28 ज़िले जो हैं आपके बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं, ठीक है। जिसमें से 28 ज़िले क्या हैं, बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं 28 ज़िलों में से, ठीक है। 28 ज़िलों में से आपके जो 15 ज़िले हैं, ये सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित हैं, और जो आपके 13 ज़िले हैं ये कम बाढ़ प्रभावित हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। अगर संख्या में पूछ ली जाती है तो आप बता देंगे, ओके। तो 15 ज़िले हैं जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है 15 ज़िले, बाढ़ प्रभावित 15 ज़िले। और 13 ज़िले जो आपके ये कम बाढ़ प्रभावित हैं, ठीक है, कम बाढ़ प्रभावित हैं। और कुल कितने ज़िले प्रभावित हैं, 28 ज़िले प्रभावित हैं। और कुल मिला के ज़िले कितने हैं बिहार में, वो 38 ज़िले हैं, वो हमने आपको बता भी दिया है, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है बाढ़ से, तो उत्तर बिहार होता है प्रभावित, ठीक है। जो उत्तर बिहार है, बिहार का जो उत्तर साइड है, जैसा कि हमने ये मैप आपका देखा था, ये जहाँ तक देखा था ये गंगा नदी है, तो ये उत्तर का साइड है, यही आपका बाढ़ से प्रभावित होता है। तो इतनी चीज़ अधिकतर प्रभावित होता है, तो इन चीज़ों को हम जानेंगे, ओके। चलिए अब बात करें कि बाढ़ का जो अत्यधिक प्रभाव है ये उत्तर बिहार में देखा जा सकता है। और बिहार का जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वो भारत के कुल क्षेत्र के कितना है, 16.5% है। तो इसको हम याद रखेंगे। एक सेकंड, यहाँ पर लिखते हैं, ये परसेंट याद रखिएगा, 16.5%। ये क्या है, बिहार का बाढ़ क्षेत्र है, ठीक है। बिहार का बाढ़ क्षेत्र किसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, परसेंट आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परिप्रेक्ष्य में। तो 16.5% जो है ये पूरे भारत का जो 16.5% भाग है, ये क्या है, बाढ़ प्रभावित है। तो ध्यान से सुनिएगा, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है, ठीक है। तो हम ऊपर यहाँ कहीं ढंग से लिख देते हैं, चलिए अभी लिख देते हैं यहाँ पे, जो बिहार का कुल है, कुल कितना, 16.5%, ठीक है। ये भारत का 16.5% क्षेत्र जो है प्रभावित है, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि बिहार का जो ये एरिया है, भारत का मान लिया ये एरिया पूरा बाढ़ से प्रभावित है। तो इसी में से जो 16.5% है ये बिहार है आपका, ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ आ गए होंगे, आपको वो परसेंट याद रखना है, तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने अब अलग अलग भागों में बांट दिया है, देख लीजिए, अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और कम प्रभावित बाढ़ क्षेत्र। तो जिलों को भी जान लीजिए, जिलों को भी जानना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता
है कि पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। तो अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमने बात की है 15 और कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात की है 13। तो लगभग हमने लिख दिए हैं जिलों को, कुल जिलों को हमने नहीं लिखा है। तो ध्यान से देखिएगा, जो अत्यधिक बाढ़ प्रभावित हैं इनको याद रखिए। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा और सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार, ये क्या है, अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, 15 जिले बिहार के। और ये क्या है, इधर है कम प्रभावित क्षेत्र, जैसे पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा और भी हैं जितने, ठीक है, वो सारे कम प्रभावित क्षेत्र में आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक, एक सेकंड, आप कारण भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर से रिवाइज करते हैं। तो कारण क्या देखते हैं कि बिहार में क्या होती है, जब वर्षा ऋतु में 2 माह में अधिक वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में क्या होती है, 2 माह जो अधिक वर्षा होती है उसी में अत्यधिक वर्षा के कारण कभी कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है। हम बात करेंगे कि उत्तर बिहार में जो नदियों का प्रवाह है, नदियों का जल प्रवाह अधिक होने के कारण बाढ़ आ जाती है आपकी, ठीक है, उत्तर बिहार में नदियों का जल प्रवाह अधिक होने के कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है। जल प्रबंधन का अभाव होने के कारण, ठीक है, जल प्रबंधन का अभाव होने के कारण, कोई बेहतर प्रबंधन ना होने के कारण बाढ़ आ जाती है। और तटबंध का टूटना, यानी जो बांध होते हैं वो टूटने के कारण भी बाढ़ आ जाती है। और वर्षा का जल प्रवाह अधिक होने के कारण भी बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए एक बार हम बाढ़ को और देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा चैप्टर, कहीं से पूछा जाएगा तो ये परसेंट या तो पूछ लेगा आपका या कुछ जिलों का पूछ लेगा, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो बाढ़ में हम जानते हैं कि बिहार क्या है, मैदानी क्षेत्र है और इसके कुल 28 जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं, 15 जिले हैं जो सर्वाधिक प्रभावित हैं और 13 जिले थोड़ा सा कम है। जिलों के बारे में हमने जान लिया है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार ये ज़्यादा प्रभावित है। कम प्रभावित है पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और 2 माह अधिक वर्षा होने के कारण जैसे होता है, कारण क्या है, वर्षा अधिक होने के कारण बांधों का टूटना, नदियों का जल प्रवाह अधिक होना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बाढ़ का कारण बनती हैं। तो बस बाढ़ के बारे में आपको इतना ही जानना है। और ये भी जानिए कि जो भारत का कुल बाढ़ क्षेत्र है उसका 16.5% बिहार का बाढ़ क्षेत्र है, बस इतनी चीज़ें। अब हम देख लेते हैं सूखा का, सूखा क्या है, ठीक है, सूखा से प्रभावित कहाँ कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। देखिए मानसून की अनिश्चितता के कारण, देखिए सूखा किस कारण पड़ता है, या तो मानसून की आपकी अनिश्चितता होती है या जल का अवैज्ञानिक दोहन किया जाता है, तो उसी कारण क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। क्या हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, मानसून की अनिश्चितता, बारिश वारिश ना होना, ये सारी चीज़ें हैं, और जल का बिना मतलब का दोहन या अवैज्ञानिक दोहन के कारण क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। और बिहार का जो है लगभग 20% क्षेत्र क्या है, बिहार का लगभग 20% क्षेत्र जो है सूखा प्रभावित है, ठीक है, सूखा प्रभावित है। 20% क्षेत्र क्या है, सूखा प्रभावित है। बिहार का 20% क्षेत्र क्या है आपका, सूखा प्रभावित है। और कुछ जिले इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर, ये जिले जो हैं ये आपके सूखे क्षेत्र में आते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या हमने देखा कि सूखा आने का कारण क्या है, मानसून की अनिश्चितता और जल का क्या है, अवैज्ञानिक दोहन। और 20% क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कितना प्रतिशत लगभग सूखा से प्रभावित है, तो 20% क्षेत्र आपका क्या है, सूखा से प्रभावित है। कुछ जिले क्या हैं आपके, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास और कैमूर और मुंगेर, ये जिले सूखा प्रभावित जिले हैं आपके। और नियंत्रण इसका कैसे किया जाता है सूखे का, तो आधुनिक सिंचाई पद्धति में, थोड़ा सा आधुनिक सिंचाई पद्धति का प्रयोग करके सूखा को दूर करने के प्रयास करते हैं कि सूखा ना पड़े। जैसे टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई, आदि सिंचाई बहुत सारी हैं, बस ये 2 आप याद रखिए जिनके नाम पूछे जाएंगे कि सूखा नियंत्रण के लिए कौन कौन सी सिंचाई की जाती हैं, तो टपक और फव्वारा सिंचाई, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब सूखा हो गया हमारा, अब हम देखेंगे चक्रवात को, ठीक है। अब हम किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे चक्रवात को। तो ध्यान से देखिएगा कि बिहार का जो भौगोलिक रूप से जो स्वरूप है, क्या है, भौगोलिक रूप जो है ये तटीय राज्य नहीं है। बिहार क्या है, तटीय राज्य नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं, बिहार कोई तटीय राज्य नहीं है, इसलिए चक्रवात यहाँ आने की बहुत कम संभावना होती है। लेकिन क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी के नज़दीक होने के कारण कभी कभी यहाँ चक्रवात आ जाते हैं। चक्रवात का मतलब क्या है, मूसलाधार बारिश हो गई और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होना, यही चक्रवात होता है। तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश का होना, मूसलाधार बारिश का होना, यही चक्रवात होता है। तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि बिहार क्या है, कोई तटीय राज्य तो है नहीं, कोई तटीय क्षेत्र तो है नहीं कि वहाँ पर चक्रवात आएंगे। लेकिन क्या होता है, बंगाल की खाड़ी के नज़दीक होने के कारण कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात उत्पन्न होता है तो वो पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड आता है, फिर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। बस ये बिहार के सीमावर्ती जिलों को ही प्रभावित करता है, बस
तो हमने क्या देखा, जब बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठता है तो पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड से बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। क्योंकि हम ये जानते हैं, जैसे आपका ये बिहार का मैप है, ठीक है, ये बिहार आपका, ये बिहार के सीमावर्ती जिलों, ये पूर्वी बिहार भी हम कह सकते हैं, ठीक है, पूर्वी बिहार, पूर्वी बिहार। तो ये जो आपका ये क्षेत्र है, इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सारी चीज़ें हैं, झारखंड तो इधर नीचे है, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल इधर, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं इधर ही से आपका चक्रवात आता है और पूर्वी क्षेत्र को ही प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं मुख्य रूप से पूर्वी बिहार कौन कौन सा है, तो किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया, इन क्षेत्रों को चक्रवात क्या है आपका प्रभावित करता है, बस इतना ही है, ठीक है। तो चक्रवात के बारे में हमने जान लिया है कि कहाँ कहाँ से आता है, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से होते हुए बिहार के पूर्वी भाग में यानी सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया। तो ये चीज़ें हो गई। अब चलिए हम देख लेते हैं, भूकंप भी देख लेते हैं और भी चीज़ों को देख लेते हैं। वो छोटा सा टॉपिक है, अगर क्वेश्चन बनना होगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, भूकंप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक सेकेंड, ओके, चलिए भूकंप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, थोड़ा सा हिमालय के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर भूकंप की संभावना जताई जा सकती है, ठीक है। भूकंप की संभावना क्या है, जन्म ले लेती है कि हाँ भूकंप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। भूकंप की संभावना जन्म लेती है। कहने का क्या मतलब है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ा सा क्या है, हिमालय के नज़दीक होने के कारण वहाँ भूकंप आने की संभावना रहती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, भूकंप आने की संभावना रहती है। बस इतनी चीज़ें जानेंगे, जो ज़रूरी है उनको हम जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप की संभावना रहती है, जिन्हें कुछ प्रमुख जोन में बांटा गया है। 3 जोनों में हमने बांटा है, जोन 5, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जोन 5, जोन 4 और जोन 3, ठीक है। उच्चतम, मध्यम और निम्न, ठीक है, उच्चतम, मध्यम और निम्न, इन जैसे प्रबलता की जो है भूकंप आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 जोन में। एक जोन 5 है, जोन 4 है और जोन 3 है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं आपके। तो जोन 5 में क्या है, यहाँ अत्यधिक प्रबलता वाले भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप थोड़ी सी तीव्र गति वाले आते हैं। कहाँ कहाँ पर, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। याद रखिएगा, जिलों के नाम आपसे पूछा जा सकता है कि जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं। तो किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जोन 4 की बात करेंगे, जो मध्यम प्रबलता वाले रहते हैं, यानी कि अत्यधिक से थोड़ा सा कम। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सीवान और शिवहर। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आ जाता है इसमें आपका, सारण, वैशाली आ जाती है, पटना, सिवान आ जाता है और शिवहर आ जाता है, ठीक है। फिर जोन 3 की बात करें, यहाँ बहुत कम प्रबलता वाले भूकंप आते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपके, गया हो गए, औरंगाबाद हो गए, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, सारे दक्षिण के आपके जिले आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ध्यान से सुन लीजिएगा, भूकंप में भी कुछ है नहीं ज़्यादा, कि हम जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र, हिमालय के नज़दीक होने के कारण थोड़ा सा क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र हिमालय के नज़दीक होने के कारण यहाँ थोड़ा सा भूकंप आने की संभावना रहती है। और संभावना के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जोन 5, 4 और 3। जोन 5 में क्या होता है, अत्यधिक प्रबलता वाली भूकंप, अत्यधिक प्रबलता के क्षेत्र हैं, और मध्यम में निम्न प्रबलता वाले हैं, और मध्यम में मध्य प्रबलता वाले हैं, यानी कि उच्चतम से थोड़ा सा कम, और निम्नतम में निम्न, यानी कि बहुत कम वाले, ठीक है। तो जो अत्यधिक प्रबलता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहाँ पर तेज गति से क्या भूकंप आते हैं, तो किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। और जोन 4 की बात करें तो मध्यम वाले हैं, तो इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर आते हैं। और जोन 3 में आप कहते हैं गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि याद करने का कोई वैसे वो तो है नहीं कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। एक लिखा है सेदाई फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सेदाई फ्रेमवर्क क्या है, ये क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड, ओके। तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 को आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 3रा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, ध्यान से देखिएगा कि जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 को आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 3रा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका आयोजन किया गया था, जिसे सेंदाई में हुआ था, तो इसलिए सेंदाई फ्रेमवर्क कहते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में कब लागू हुआ, देखिए इसके लक्ष्य 7 थे, जो सेंदाई फ्रेमवर्क थे इसके लक्ष्य 7 थे। अगर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि लक्ष्य इसके 7 थे, तो इनको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य क्या थे, जोखिम में कमी लाने के लिए कितने लक्ष्य बनाए गए थे, 7 बनाए गए थे। किस लिए, जोखिम में कमी लाने के लिए। बस इतनी चीज़ें जान लीजिए, जोखिम में
कमी लाने के लिए, कमी लाने के लिए। ओके, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि सेंदाई फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ हमने देख लिया कि सेंदाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए संबंधित है। ठीक है, सेंदाई फ्रेमवर्क एक बनाया गया था और जापान में सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसके 7 प्रमुख लक्ष्य रखे थे आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए। अगर हम बात करें कि जो सेंदाई फ्रेमवर्क है ये भारत में कब लागू हुआ, सेंदाई फ्रेमवर्क याद रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ से पूछ लिया जाए। सेंदाई फ्रेमवर्क था भारत में कब लागू हुआ, 1 जून 2016 को। ठीक है, 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को भारत ने क्या हुआ, अपना लिया, भारत ने अपना लिया। और अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले किसने अपनाया तो बिहार में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, कि बिहार पहला राज्य था जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया था, पहला राज्य था। बस ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो सेंदाई फ्रेमवर्क की कार्य योजना इन्होंने लागू कर ली थी। ठीक है, इन्होंने अपना लिया था, कार्य योजना लागू कर ली थी, बस इतनी चीज़ें याद रखिए, कार्य योजना लागू कर ली थी। ठीक है, चलिए तो ये क्या चीज़ें हो गई, हमने क्या देखा, सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में देखा। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि भारत ने इसे कब अपनाया सेंदाई फ्रेमवर्क को, तो भारत ने जो है 1 जून 2016 को अपनाया, लेकिन भारत में भी सबसे पहले बिहार राज्य ने अपनाया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसे आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, चलिए, और बिहार ने पहला राज्य था जिसने कार्य योजना लागू कर दी। बस इतनी सी ही चीज़ें हैं, 7 लक्ष्य थे। तो ये कुछ आपदा प्रबंधन थे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था आपका, तो बस थोड़ा सा पढ़िएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो गया। तो ये हो गया बिहार का भूगोल आपका समाप्त हो गया। अब ये मत सोचिएगा कि अब कुछ नहीं पढ़ाएंगे, तो भूगोल में जो मेन टॉपिक आते हैं वो समाप्त हो गए। कल से हम बिहार की अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका कृषि हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा और आर्थिक समीक्षा हो जाएगा, बजट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। चाहे वो ज्योग्राफी ले लीजिए तो ज्योग्राफी में ऐड कर लिया जाएगा, बिहार से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही क्लास हम खत्म करते हैं। और इसकी अगर PDF चाहिए तो हम PDF कोशिश करेंगे डालने की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, बेहतर तैयारी करते रहें। क्योंकि देखिए कम समय में इतना अधिक कंटेंट आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए कहीं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।